कब तक रोकोगे? बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य उज्जवल रमन सिंह जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलने का मौका दिया है। मैं राष्ट्रपति महोदया का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम नमन करके इसकी शुरुआत की और जो लोग इसको एक फैशन बतलाते थे, आज कहीं न कहीं ये साबित कर दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना फैशन नहीं बल्कि हर भारतीय की आस्था है। उस महान आदमी जिसने भारत का शानदार संविधान दिया, आज हम सब लोग उनके विचारों पर बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमें फक्र है कि हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम आज बाबा साहब का अपमान न सहे हैं न सहेंगे और 100 बार नहीं 1000 बार लेते रहेंगे। और हम सब मिलकर ये कहना चाहते हैं, भारतवासी, इससे ज्यादा हम लोगों के लिए खुशी की बात नहीं कि माननीय राष्ट्रपति जी ने बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के नाम से आज शुरुआत किया। मैं इलाहाबाद से चुनकर आता हूं, वहां पर जो कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है, मैं सबसे पहले संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद, इसलिए मैं सबसे पहले उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो लोग कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, कुंभ को नहीं जानते, कि कुंभ की असली आस्था जो गांव में है, भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। मौनी अमावस्या का नहान कैलाश गौतम जी ने अपनी कविता के माध्यम से चरितार्थ किया है। लोग मौनी अमावस्या में लाखों करोड़ों लोग आए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 10 करोड़ लोग नहान के लिए आएंगे। अगर कोई सामान्य आदमी भी अपने घर में व्यवस्था करता है, किसी को न्योता देता है, बुलाता है, तो उसके खाने पीने रहने खाने की व्यवस्था करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन श्रद्धालुओं को, जो आम श्रद्धालु आए थे, उनकी व्यवस्था नहीं की। उनके साथ कहीं न कहीं वो 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर गए गंगा के स्नान के लिए। जिस आस्था के साथ गए, मैं कहना चाहता हूं, उनके न शौचालय की व्यवस्था थी, न पानी पीने की व्यवस्था थी, न उनके रहने की व्यवस्था थी और न खाने पीने की व्यवस्था थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी जाकर देखें। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी कुंभ मेले में जाकर देखिए तो वहां का माहौल कैसा है। उल्लास का, उमंग का माहौल था जब 29 तारीख को लोग, 28 तारीख को लोग, 27 तारीख को लोग पैदल चलते हुए जा रहे थे। उल्लास उमंग का माहौल था। और जो हमारे तंबू और कनात लगाए गए, तंबू कनात नहीं थे। कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं, अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है, महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। इस तरीके हमारा महाकुंभ का नगर बसा। उस नगर में सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था की, उसमें कहीं क्राउड मैनेजमेंट नहीं था। कहने को कहा गया 144 साल बाद संजोग बना जब अमृतपान करने के लिए लोगों को आपने बुलाया। आज तक बुलाया नहीं जाता था, पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलाया और बुलाने के बाद व्यवस्था राम भरोसे छोड़ दी और 3 जगह भगदड़ हुई। मैं कहना चाहता हूं, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये बतलाने को तैयार नहीं कितनी भगदड़ कितनी जगह पर हुई, कितने लोग मारे गए। आज तक उन लोगों का नाम हम लोगों को बताया नहीं जा रहा। कितने लोग बिछुड़ गए अपने लोगों से, उनका नाम बताया नहीं जा रहा। कितनी गाड़ियां लावारिस खड़ी हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसका मुख्य कारण क्या था? इस घटना का मुख्य कारण पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे। पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे और आज 27 तारीख से 30 के 30 ब्रिज, 15 आने के और 15 जाने के सारे ब्रिज को बंद कर दिया गया। एक ही मार्ग से आना था, एक ही मार्ग से जाना था। इस कारण ये व्यवस्था खराब हुई। मैं कहना चाहता हूं,
जब आदमी इतनी दूर से चल कर आएगा 20-20, 30-30 किलोमीटर, तो वो उसी रेती में जाकर सो गया। एक तरफ सोते हुए लोग और एक तरफ चलता हुआ जनसैलाब। कहीं न कहीं जिला प्रशासन, कहीं न कहीं मेला प्रशासन, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन फेल हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार के दावे खोखले साबित हुए और आदमी इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। मैं कहना चाहता हूं, ये वीआईपी मेला नहीं था, ये आम श्रद्धालुओं का मेला है, ये आम श्रद्धालुओं का महाकुंभ है। लेकिन जिस तरह वीआईपी गाड़ियों की हूटन लगी गाड़ियां, सायरन बजाती हुई गाड़ियां, संतों की वाणी उसमें खो गई। कहीं न कहीं संतों की आवाज को दब गई और हूटर और सायरन में लोग दौड़ते चले गए। इस दुर्घटना का अगर प्रमुख कारणों की जांच होगी तो एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरह की से वीआईपी लोगों की दौड़ लगी थी। वीआईपी लोगों को चिंता थी अपनी फोटो खिंचवाने की, फोटो अपॉर्चुनिटी लेने की। सरकार को चिंता थी इवेंट मैनेजमेंट कराने की, अपनी ब्रांडिंग करने की, लेकिन ये वो जगह नहीं थी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं, ये वो जगह नहीं थी। यहाँ आस्था का समुंदर था। लोग उस आस्था और विश्वास के साथ कि अब अमृत वर्षा होगी, उस अमृत का पान करेंगे, लेकिन लाखों लोग, हजारों लोग मर गए। आपने देखा होगा, वो दृश्य देखे होंगे कि किस तरीके से जेसीबी लगाकर लोगों का सामान उठवा कर फेंकवाया गया, किस तरह फेंकवाया गया। लाशों, आज भी कूड़े के ढेर में लाशें मिल रही हैं, लोग उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पुलिस वाले मार मार कर जो है लाशें उठवा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसकी गहनता से जांच हो, इसकी गहराइयों से जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने प्रेस और टेलीफोन के माध्यम से इसको पहले सचेत किया था कि मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या 4 गुना ज्यादा लोग आएंगे। 4 गुना ज्यादा लोग आए, लेकिन सरकार ने मेरी बात को अनदेखा कर दिया, हमारी बात को अनसुना कर दिया और कहीं न कहीं वीआईपी के पीछे मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भागता गया। वीआईपी लोगों ने उनको काम नहीं करने दिया, रोज के रोज फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही। मैं कहना चाहता हूं, इस मेले में भ्रष्टाचार भी हुआ, साल की लकड़ी का 300 करोड़ का घोटाला हुआ। पहले सरकार से सरकार को जाता था, अब चुने हुए कुछ चिन्हित ठेकेदारों को यह काम दिया गया, खराब लकड़ियां दी गई और अंत में पुल बनकर तैयार हुआ, जिसकी वजह से ये बड़ी दुर्घटना होते होते आपके सामने है। आज भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जो लोग मरे हैं उनके नाम नहीं बताए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जेपीसी की मांग करता हूं कि संसदीय समिति के सभी सांसद जाएं और जाकर देखें कि ये दुर्व्यवस्था क्या है, अव्यवस्था क्या है। एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं, झूठ के सैलाब में सच के किनारे बह गए, चांद की झूठी तरफदारी में तारे रह गए, पूछिए मत कौन दोषी है गिरावट का, यहाँ मुल्क के मजबूत पाए सबसे पहले ढह गए। ये हालात हैं प्रयागराज के। आज प्रयागराज के लोग पीड़ा में हैं, आंसुओं से रो रहे हैं। जो मायूसी छाई हुई है, इसका जवाबदार और गुनाहगार कौन है, हम जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से। इन सरकारों ने इतने पहले आयोजन की व्यवस्था की, कहा मेट्रो बनेगा, कहा गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा, कहा 6 लेन ब्रिज बनेगा, लेकिन आज भी एक भी चीज बनकर तैयार नहीं है। ये है केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता। एक भी मजबूत काम नहीं हो पाया, एक भी ढांचागत काम नहीं हो पाया जिससे क्राउड मैनेजमेंट की बेहतर व्यवस्था हो। अगर दुर्घटना हुई थी, उसके इवैक्यूएशन की, उसकी तैयारी कोई भी नहीं थी। जिस समय घटना हुई 1:30 बजे रात, उसके बाद दूसरी घटना झूसी में 5:30 बजे की है, लेकिन प्रदेश की सरकार उसको मानने को तैयार नहीं। मैं कहना चाहता हूं, इसकी जांच जेपीसी के द्वारा नहीं होगी तो कहीं न कहीं दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा। और लोग कहते हैं कि जो लोग मरे उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। इससे बड़ा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? गरीब की मौत का मजाक अगर उड़ाया जा रहा है तो इस सरकार के द्वारा उड़ाया जा रहा है। वो मोक्ष को नहीं, कोई सरकारी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ।
कोई बड़ा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, गरीब किसान मरा, वहां पर गरीब किसान ने अपना दम तोड़ा, जिसकी लाशों की गिनती उनकी लाशों की गिनती आप करने को तैयार नहीं। क्या था बताओ उनका पाप? मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या था बताओ उनका पाप? हाथ से नाकामियों गलतियों के बाद भी थपथपाते दिख रहे, अभी भी अपनी पीठ आप थपथपा रहे हो इतनी नाकामियों के बाद। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदया, मैं संबद्ध करना चाहता हूं जो नेता विरोधी दल ने जो कटौती जो प्रस्ताव रखा है, जो संशोधन का, उससे संबद्ध करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बेरोजगारी की दर क्या है? बेरोजगारी की दर 8% से बढ़कर 8.3% हो गई, जिसका जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। आधी हकीकत आधा फसाना। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, कहीं न कहीं सरकारी पूंजीगत व्यय पिछले 6 महीने में 37% रह गया, जो पिछले बरस 49% था। कहीं पर राष्ट्रपति जी ने उन बातों, उन तथ्यों को छुपाया जो देश को जानना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 2004 से 14 डॉलर की कीमत क्या थी? 4 में जो कीमत थी, मैं बतलाना चाहता हूं, 46.5 2003 में, और 13 में वो 56 रुपए 50 पैसे थी। यानी 10 साल में 10 रुपए की बढ़ोतरी, और पिछले 12 साल में 30 रुपए की जो है बढ़ोतरी डॉलर की कीमत में हुई। देश की इज्जत घटी है या देश की इज्जत बढ़ी है, ये सदन को फैसला करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी को कहना चाहता हूं, देश की इज्जत लगातार गिरती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार इसको अनदेखा कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदमी की इनकम नहीं तो इनकम टैक्स में आप कमी करते हो। आज ये जरूरत थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री की, ऐसे दीर्घकालिक जिन्होंने नीतियां बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया। आज इस सरकार के पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्तित्व नहीं, आज इस सरकार के पास कोई ऐसा नेता नहीं जो कि आर्थिक नीतियां बना सके। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज आप कहते हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति आय हमारी कहां है? आप प्रति व्यक्ति आय को देखें तो आज हमारी प्रति व्यक्ति आय 2480 अमेरिकी डॉलर है। अगर हमको 2047 तक विकसित देश बनाना है तो 12,500 डॉलर हमारी प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। बताइए, हम 5 गुना भी अगर इसको बढ़ा दें तब भी हम वहां नहीं पहुंच सकते। आज हमारी जीडीपी की ग्रोथ 5.6% है। इसके हिसाब से अगर 6.5% के हिसाब से भी जीडीपी की ग्रोथ ले जाएं तभी भी हम 12,500 रुपया डॉलर तक नहीं पहुंच सकते। आज भारत कहां विकसित हो रहा है? गांव में चले जाएं आप, हमारे यहाँ एक न्याय पंचायत है बड़ोखर, वहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं। शंकरगढ़ न्याय पंचायत हमारे यहाँ टाउन एरिया है, वहां गर्मी में लोग पानी को तरस जाते हैं। उपरौद एक इलाका आता है मांडा ब्लॉक में, वहां सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं। कौन सा विकसित भारत आप बनाना चाहते हैं? ऐसा विकसित भारत जहां अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ती नहीं, गांव में पानी मिलता नहीं, सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं। लेकिन मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश के हालात अच्छे नहीं है। राष्ट्रपति महोदया को सही जानकारी न देकर कहीं न कहीं दिग्भ्रमित किया गया। सही उनको जो है वो बात न बताकर कहीं न कहीं मैं गालिब के एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मन न जाते अगर एतबार होता। ये गालिब ने कहा है। इस सरकार के बारे में, इस सरकार का रवैया ऐसा है। मैं तो कहूंगा जिस तरीके से कुंभ में अव्यवस्थाओं का हाल रहा, जिस तरीके से देश में अर्थव्यवस्था का हाल है, पूरे देश का हाल है, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचकर फैसला करना चाहिए कि अगर हम लोगों ने दीर्घकालिक नीतियां नहीं कही, अभी कुछ साथी कह रहे थे ये कुंभ मेले पर कि ये कहीं न कहीं क्या है, कहीं न कहीं जो है साजिश है, षड्यंत्र है। हर जगह आपको साजिश और षड्यंत्र,
कहीं न कहीं अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपकी क्या कमियां थी। उन कमियों को दूर करने का प्रयास करिए। इस तरीके के पूरा प्रयाग आज रो रहा है। मैं कहूंगा प्रयागराज के लोग आज रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि सरकार ने झूठे वादे किए थे कि हम भव्य दिव्य कुंभ करेंगे, उसको करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश से माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को, जिसने न्योता तो दिया लेकिन व्यवस्था नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी दुर्घटना आज तक नहीं हुई। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पूरा देश इसको संज्ञान में ले और इस पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए बोलिए माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपती महोदयांच्या अभिभाषणाच्या वरती आभार प्रदर्शनाचा जो प्रस्ताव मांडण्यात आला